स्वागत है बच्चों। अभी आप इकाई एक यूरोपीय राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं और उसमें पढ़ रहे हैं इटली का एकीकरण। संक्षेप में गौर करते हैं इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में मुख्य रूप से जो है 4 व्यक्तियों का योगदान था। कितने व्यक्तियों का? 4 व्यक्तियों का योगदान था। पहला मेजनी, दूसरा था आपका काउंट काबुल और तीसरा था गैरीबाल्डी और अंतिम में आते हैं आपके विक्टर एमेनुएल। शॉर्ट में देख रहे हैं मेजनी का जो है आपका इसका काल जो था 1805 से 1872। काउंट काबुल का था, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा 1810 से 1861 और गैरीबाल्डी का था 1807 से 1882। इटली के एकीकरण में जो है सभी को अलग अलग नामों से जाना जाता था। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा गया। काउंट काबुल को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा गया। क्या कहा गया? राजनीतिज्ञ कहा गया। और इटली के एकीकरण का ये सभी जो है नाम है इटली के एकीकरण में। और गैरीबाल्डी को क्या कहा गया? इटली के एकीकरण का तलवार कहा गया। ये तीनों का देखते हैं। पहले मेजनी ने क्या क्या किए इटली के एकीकरण में, तो मेजनी ने क्या क्या किए उसे गौर से देखते हैं। मेजनी ने इटली के एकीकरण में इटली के एकीकरण की शुरुआत इन्हीं से होती है और इसे आप शुरुआत मान सकते हैं। इसे आप प्रथम चरण मान सकते हैं और इसे द्वितीय चरण और इसे अंतिम चरण विक्टर एमेनुएल को। हाँ, तो मेजनी ने क्या किए 1821 में नेपल्स में विद्रोह को जब दबाया गया तो काला वस्त्र धारण किया। क्या किया? 1821 में सबसे खिलाफ नेपल्स में जब विद्रोह को दबाया गया तो उन्होंने काला वस्त्र धारण किया। फिर 1830 से 31 में ये सक्रिय भागीदारी रहे विद्रोह में। कई बार ये जेल गए, सक्रिय रहे और जेल गए। एकदम आराम से समझिए। फिर 1831 में जो है इन्होंने क्या किए? यंग इटली की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? यंग इटली की। और 1834 में क्या किए? यंग यूरोप की स्थापना की है। ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पूछा जाता है। अब जो है और इस समय जो राजा थे वो थे चार्ल्स एल्बर्ट। कौन थे? चार्ल्स एल्बर्ट। राजा कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट। राजा अपने तरीके से इटली का एकीकरण करना चाहता था, मेजनी अपने तरीके से एकीकरण करना चाहता था, पोप अपने तरीके से करना चाहता था। इसलिए इटली का एकीकरण रुक गया कुछ समय के लिए। अब आता है किसका? काउंट काबुल का। काउंट काबुल ने क्या क्या किए इटली के एकीकरण में, तो उसे गौर करते हैं। तो चलिए, काउंट काबुल ने सबसे पहले क्या किए? वे जानते थे कि जब तक ऑस्ट्रिया को हराया नहीं जाएगा तब तक जो इटली का एकीकरण संभव नहीं है। ये क्या किए? फ्रांस से दोस्ती किया। किससे किए? फ्रांस से
दोस्ती की है। 1853 से 54 में आप जानते हैं कि क्रीमिया का युद्ध हुआ, क्रीमिया युद्ध हुआ। इसमें उन्होंने जो है बिना बोले, कौन काबुल जो है बोले कि मैं फ्रांस की तरफ से लड़ रहा हूं, जबकि फ्रांस की सरकार ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किए थे। और इसका फायदा कौन काबुल को हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इस युद्ध में फ्रांस की जीत हो गई, इसका पूरा लाभ मिला कौन काबुल को। और जब पेरिस शांति सम्मेलन में इसे बुलाया गया, पेरिस शांति सम्मेलन में क्या किए इन्होंने, इटली की समस्या को पूरे यूरोप की राष्ट्र की समस्या बना दिया। इटली की समस्या को क्या कर दिया, पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। ये सीधा बोले कि ऑस्ट्रिया जो है इटली के एकीकरण में बाधा डाल रहा है, इसलिए सभी का ध्यान इटली की तरफ गया और इटली के एकीकरण के लिए जो है मार्ग प्रशस्त हो गया। फिर क्या किया इन्होंने, राजा से नेपोलियन जो है, नेपोलियन थर्ड से संधि की है, नेपोलियन थर्ड से संधि की है। क्या संधि की है कि आप जो है नीस और सेवाय प्रदेश ले लीजिए। कौन सा प्रदेश? नीस और सेवाय प्रदेश ले लीजिए और बदले में जो है मुझे सैनिक सहायता कीजिए। और इसके लिए नेपोलियन तैयार भी हो गए। उन्होंने ये भी शर्त रखा कि जब मन हो इन यहाँ के जनता का इटली के तरफ मिलने का, वो मिल जाएंगे। ये कूटनीति था नेपोलियन कौन का, वो जानते थे कि वहाँ की जनता मेरे तरफ ही आएगी, तो नीस और सेवाय दोनों क्षेत्र दे दिए। अब क्या होता है, ऑस्ट्रिया और पीटमाउंट में, ऑस्ट्रिया पीटमाउंट में युद्ध होता है 1859 से 60 में, सीमा विवाद लेकर के, जिसमें कि ऑस्ट्रिया क्या हो जाता है, हार जाता है। क्यों हार जाता है? क्योंकि नेपोलियन से जो है कौन का और संधि कर लिए थे। उन्होंने सेना भेजी पीटमाउंट के पक्ष में, पूरे इटली में फ्रांस की सेना आ गई और ऑस्ट्रिया बुरी तरीके से हार गया। इस प्रकार उसे पहली सफलता मिली लोम्बार्डी पर, जो है पीटमाउंट को जो है लोम्बार्डी पर कब्जा हो गया। चलिए, लोम्बार्डी पर कब्जा हो गया। बाद में क्या करते हैं, वो एक प्रदेश और दे देते हैं, सेवाय प्रदेश। सेवाय प्रदेश किसे दे देते हैं? नेपोलियन को दे देते हैं। किसको दे देते हैं? नेपोलियन को। फिर उन्होंने बोले कि सेवाय प्रदेश किसको दे देते हैं? नेपोलियन को, कि ऑस्ट्रिया और पीटमाउंट में जब जब युद्ध होंगे आप स्थिर रहिएगा, मेरी सहायता कीजिएगा। इसके लिए जो है काउंट काउल ने नेपोलियन को मना लिया। और अंतिम में क्या करते हैं, ये उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण कर लेते हैं। जितना भी था उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण लगभग हो चुका था। परमा, मोडेना, टस्कनी, ये सभी जो है क्षेत्र इटली में मिल गए, जो कि वियना कांग्रेस सम्मेलन में छीने थे ऑस्ट्रिया ने। सभी क्षेत्रों पर किसका कब्जा हो गया? इटली का। इटली में आ गए। अब जो है गैरिबाल्डी के बारे में चर्चा करते हैं। गैरिबाल्डी ने क्या क्या किए अपने वतन के लिए, तो देखते हैं गैरिबाल्डी ने क्या किए इटली के एकीकरण के लिए। तो गैरिबाल्डी ने सबसे पहले क्या किए कि लाल कुर्ती का गठन किया। क्या किया? लाल कुर्ती का गठन किया। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। पेशे से क्या थे? इनका पेशा क्या था? महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। गैरिबाल्डी का पेशा क्या था? नाविक था। बहुत बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, VVI ऑब्जेक्टिव है ये, कि गैरिबाल्डी का पेशा क्या था? तो नाविक था। क्योंकि ये नाविक थे इसलिए किसान मजदूरों सभी की स्थिति जानते थे।
इसलिए जितने भी थे मजदूर, अपने कर्मचारी, सभी को इन्होंने इकट्ठा करके लाल कुर्ती का गठन किए, क्योंकि वो जानते थे बगैर युद्ध के इटली का एकीकरण संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने लाल कुर्ती का गठन किया। और जैसे ही लाल कुर्ती का गठन इन्होंने किए, गैरिबाल्डी ने, चूंकि ये क्रांतिकारी थे इसलिए इसे इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। बिना अस्त्र बिना शस्त्र के इटली का एकीकरण संभव नहीं है, ये उन्हीं का विचार था। यही कारण है कि इन्होंने जो है जैसे ही लाल कुर्ती का गठन किए, सिसिली पर आक्रमण कर दिया। कहां आक्रमण कर दिए? सिसिली पर आक्रमण किए। और जैसे ही सिसिली पर आक्रमण किए, उन्हें सफलता भी मिली, क्योंकि वहां की जनता पहले से ही बुर्बो राजवंश के खिलाफ लड़ रही थी और वो ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो कि उसे आजादी दिला सके। इसमें जो है गैरिबाल्डी आए, सभी जनता गैरिबाल्डी का साथ दिए और आसानी से उन्होंने इस क्षेत्र को जीत लिए और वहां जो है लोकतंत्र की स्थापना की है। सिसिली पर जो है लोकतंत्र की स्थापना कर दिए और विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां जो है वो शासन करने लगे। अब आगे जो है क्या किए? दक्षिणी रोम पर आक्रमण। किस पर आक्रमण? दक्षिणी रोम पर आक्रमण। 1861 ईस्वी तक जो है ये काउंट के विचार गैरिबाल्डी से नहीं मेल खाते थे। काउंट का विचार 1807 तक गैरिबाल्डी से नहीं खाता था, लेकिन जब ये दक्षिणी रोम पर आक्रमण की योजना बनाए तो उन्होंने जो है इसका समर्थन किया। लेकिन कुछ समय के बाद 1861 में जब ये दक्षिणी के क्षेत्र तरफ जा रहे थे, वेनेशिया पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे गैरिबाल्डी। कहां जा रहे थे? वेनेशिया पर। तो ये क्या किए? काउंट का और इसके विचार का प्रतिशोध किए, विरोध किए और इन्होंने पीटमाउंट से सेना भेज दिए। किसके खिलाफ? गैरिबाल्डी के खिलाफ। सहयोग से रास्ते में इनकी मुलाकात काउंट का से हो जाती है, दोनों में बातें होती है। तब जो है गैरिबाल्डी अपना विचार त्याग देते हैं और अंतिम में क्या होता है देखिए, त्याग बलिदान राष्ट्र के लिए। अंतिम में क्या होता है? एक ऐसा मोड़ आता है, जितना भी ये जो क्षेत्र जीते थे, सिसिली दक्षिणी रोम का जितना भी प्रदेश जीते थे गैरिबाल्डी, वो जो है बिना संधि के, बिना कोनो आग्रह के जो है विक्टर इमैनुअल राजा को दे दिए ये क्षेत्र बिना बोले। विक्टर इमैनुअल ने कहा कि आप ही यहाँ जो है राजा बन के शासन कीजिए, लेकिन उन्होंने जो है इसे सीधा विरोध कर दिया। बोले नहीं, मैं किसी प्रकार का क्षेत्र नहीं लूंगा। और ये अपना त्याग बलिदान कर दिए, जितनी भी संपत्ति थी राष्ट्र के नाम कर दी और वो एक साधारण किसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। इनकी महान त्याग बलिदान राष्ट्र के खातिर जो है विश्व इतिहास में सुनहरे अक्षरों में उतारा गया। जब अपने यहाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे तो लाला लाजपत राय इनके त्याग बलिदान को बढ़ा चढ़ाकर विचारों को सुनाते थे कि इससे प्रेरणा मिले। अंतिम में क्या होते हैं? अंतिम चरण में क्या होते हैं? विक्टर इमैनुअल आते हैं और विक्टर इमैनुअल देखिए ये क्या करते हैं? अंत भला तो सब भला, आप जानते हैं। चौथा व्यक्ति कौन आते हैं? आंशिक रूप से आते हैं विक्टर इमैनुअल। आप जान रहे हैं कि काउंट काबूल की मृत्यु हो चुकी थी 1861 में। यहाँ आप देख सकते हैं काउंट काबूल बिना इटली का एकीकरण जो है देखे मर गए बेचारे। काउंट की मृत्यु हो जाती है कब? काउंट की मृत्यु हो गई 1861 में। और जो भी थे
नेता जो थे गैरिबाल्डी, वो भी क्या किए, वो भी अपनी पूरा जो है ये त्याग बलिदान कर दिए, साधारण किसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। तो शेष जो बचा था क्षेत्र, दो क्षेत्र, वेनेशिया और एक क्षेत्र रोम, तो इसका शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमेनुअल ने किए। और वो कैसे किए, तो मुख्य रूप से जो है 2 युद्ध हुए, इसका फायदा इटली के एकीकरण में विक्टर एमेनुअल को हुआ। और वो 2 युद्ध कौन कौन थे, एक था सेडवा का युद्ध, एक था क्या, सेडवा का युद्ध। और सेडवा युद्ध जो लड़ा गया था ये ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच, ये ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ। और कब हुआ सेडवा युद्ध, आपका 1866 में। कब हुआ, 1866 में, जिसमें कि ऑस्ट्रिया की हार हो जाती है। ऑस्ट्रिया क्या हो गया, हार गया, और पर्सा क्या हो गया, जीत गया। और पर्सा जैसे ही जीता, पर्सा आपका जो है जर्मनी के क्षेत्र में पड़ता है, पर्सा जैसे ही जीता, उन्होंने वेनेशिया इटली को दे दिया। एक क्षेत्र आ गया, जीत गया, तो वेनेशिया किसे मिला, वेनेशिया मिला इटली को। अब एक क्षेत्र बचा दूसरा जो है, यहां मैं मिटा रहा हूं थोड़ा, दूसरा जो है एक युद्ध होता है सेडोन का युद्ध, और ये युद्ध होता है आपका फ्रांस और पर्सा के बीच। और ये कब होता है, 1870 ईस्वी में। पर्सा धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहा था, तो फ्रांस ने इसी बीच पर्सा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, और संयोग से फ्रांस इस युद्ध में हार गया। फ्रांस की हार हो गई, पर्सा पुनः क्या हो गया, जीत गए। और 1870 में जैसे ही सेडोन का युद्ध हुआ, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि सेडवा का युद्ध कब हुआ, किसकी जीत हुई, और सेडोन का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुई, किसकी जीत हुई, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में देखना है। तो जैसे ही इसमें जो है पर्सा की जीत होती है, वैसे ही विक्टर एमेनुअल को पुनः फायदा मिलता है, उसे दक्षिणी रोम मिल जाता है, क्योंकि फ्रांस की सहायता से जो है इटली में पोप लोग रह रहे थे। देखिएगा थोड़ा, पोप किसकी सहायता से रह रहे थे, फ्रांस की सहायता से। अब जैसे ही फ्रांस हारा, पोप डर गए, इटली में जितने भी पोप थे उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिए, वेटिकन सिटी में बंद कर लिए। और विक्टर एमेनुअल सोचे भले जो है तुम अंदर ही रहो, वेटिकन सिटी में ही रहो, उसे छोड़कर बाकी जितने भी क्षेत्र थे रोम के, सभी जो है रोम को जो है इटली में मिलाया गया। और जो है इस प्रकार इटली का एकीकरण लगभग हो गया। वो जो थे वेटिकन सिटी, इस समस्या को जो है इटली में बाद में मिलाते हैं। कौन मिलाते हैं, तो मुसोलिनी बाद में मिलाते हैं इटली के एकीकरण, तब पूरा होता है जब मुसोलिनी आते हैं। इस प्रकार संक्षेप में था आपके 10th क्लास में कि इटली का एकीकरण संक्षेप में, और आपका बहुत ही दीर्घ उत्तरीय है। यदि आप शॉर्ट लिखिएगा तो आसानी से लिख लीजिएगा, चर्चल बिंदु भी लिखेगा, चाहते आप 12 बिंदु हो जाएंगे। इससे जो है गौर से देखते हैं हम, आपको जो है डिजिटल बोर्ड पर पॉइंट मिलेंगे, देखिए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इटली के एकीकरण में मेजनी, कावोर, गैरिबाल्डी और विक्टर एमेनुअल का योगदान सभी की चर्चा करते हैं। पहले मेजनी का योगदान इस प्रकार है। पहला बिंदु मैंने बिंदु में रखा है अपने विचारों से। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। दूसरा पॉइंट है कार्बोनरी का सदस्य।
इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन चलाए जा रहे थे। एक गुप्त दल कार्बोनरी के मेजनी सदस्य थे। तीसरा पॉइंट बनाते हैं बच्चों, काला वस्त्र धारण। 1821 ईस्वी में नेपल्स में विद्रोह को जब दबाया गया तो मेजनी ने इसके विरोध में काला वस्त्र धारण करने लगे या पहनने लगे। चौथा पॉइंट देखते हैं, यंग इटली की स्थापना। 1831 ईस्वी में मार्सेई में मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की है। और पाँचवा, यंग यूरोप की स्थापना। 1834 ईस्वी में बर्न में मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की है। इनका सदस्य युवाओं को बनाया गया। दोनों ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आते हैं, यंग इटली की स्थापना कब हुई, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई। अब आगे देखते हैं काउंट कावूर का योगदान। पहला पॉइंट बनाते हैं, कावूर का सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी। कावूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। दूसरा पॉइंट बनाते हैं, फ्रांस से दोस्ती। 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में कावूर ने फ्रांस की ओर युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। इसका प्रत्यक्ष लाभ कावूर को प्राप्त होता है। वो बहुत ही सफल कूटनीतिज्ञ थे। तीसरा पॉइंट है, पेरिस शांति सम्मेलन। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस, ऑस्ट्रिया सहित कावूर को भी बुलाया गया। कावूर ने वहां कहे, इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप कर रहा है। इससे सभी का ध्यान इटली की तरफ गया। अब इटली के एकीकरण की समस्या पूरे यूरोप की समस्या बन गई। चौथा पॉइंट बनाते हैं बच्चों, नेपोलियन तृतीय से संधि। कावूर ने नेपोलियन तृतीय से एक संधि की, जिसके तहत उन्होंने नीस और सेवाएं नामक 2 रियासतें उसे देने का वादा किया। बदले में उन्होंने पीडमाउंट की सहायता के लिए सैन्य समर्थन मांगा। पांचवा पॉइंट बनाते हैं, ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट में युद्ध। 1859 से 1860 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट में सीमा विवाद को लेकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में संधि के मुताबिक नेपोलियन ने पीडमाउंट के समर्थन में सेना उतारी, जिससे ऑस्ट्रिया की हार हुई और पीडमाउंट इस युद्ध में जीता। पीडमाउंट ने ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर कब्जा कर लिया। छठा पॉइंट बनाते हैं बच्चों, सेवाय प्रदेश नेपोलियन को दिया जाना। काउंट कावूर मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण के लिए सेवाय प्रदेश नेपोलियन को देने का वादा किया और बदले में पीडमाउंट के समर्थन में सेना तथा फ्रांस के निष्क्रिय रहने का उन्होंने सहायता मांगे। उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण। 1860 से 61 में कावूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतें परमा, मोडेना, टस्कनी सभी को इटली में मिला लिया और जनमत संग्रह के द्वारा इसे पुष्ट भी कर लिया। अब देखना है आगे बच्चों, गैरीबाल्डी का इटली के एकीकरण में योगदान। बिंदु इस प्रकार है। पहला पॉइंट, महान राष्ट्रवादी। मेजनी और कावूर के समान गैरीबाल्डी भी एक महान राष्ट्रवादी था। वह मेजनी के यंग इटली का सदस्य भी था। दूसरा पॉइंट, कावूर के प्रभाव से प्रभावित। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाता है कि गैरीबाल्डी का पेशा क्या था, तो गैरीबाल्डी का पेशा नाविक था। मेजनी का वह विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में कावूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। लाल कुर्ती का गठन। गैरीबाल्डी जानता था बिना युद्ध के इटली का एकीकरण संभव नहीं है। 1859 की घटनाओं से उत्प्रेरित होकर उसने आक्रामक नीति अपनाए। अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सहायता से उसने लाल कुर्ती का गठन किया। चौथा पॉइंट है बच्चों, सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण। ये इटली का क्षेत्र है। गैरीबाल्डी अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। यहाँ की जनता बुर्बो राजवंश से पहले तंग हो चुकी थी। गैरीबाल्डी के यह समर्थक बन गए। गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमेनुएल के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ की सत्ता संभाली।
5वां पॉइंट, रोम पर आक्रमण की योजना। गैरिबाल्डी दक्षिणी अभियान को लेकर रोम पर आक्रमण की योजना बनाए। काउंट के विचारों से मेल नहीं खाते थे। 1861 में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना तैयार किए तो काउर ने इसके विरोध में अपनी सेना उतारी। इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काउंट से हो गई और उन्होंने रोम के अभियान की योजना त्याग दिए। त्याग बलिदान राष्ट्र के लिए। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने उस विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया। गैरिबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर एमेनुएल का ठुकरा दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन व्यतीत करने लगा। त्याग और बलिदान की यह भावना गैरिबाल्डी को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में याद करती है। अपने यहाँ भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रसारित लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी को किए। अंतिम व्यक्ति विक्टर एमेनुएल का इटली के एकीकरण में योगदान देखते हैं। पहला, सेडवा का युद्ध। 1866 में ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच सेडवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया प्रसा से पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद वेनेशिया इटली को मिला। दूसरा पॉइंट, सेडोन की लड़ाई। 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई, जिसके कारण फ्रांस की सरकार पोप की सहायता नहीं कर सकती थी। इसलिए जहां पोप रहते थे उसे छोड़कर बाकी रोम को इटली के एकीकरण में मिला लिया गया। अंततः 1871 में इटली का एकीकरण हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर